बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है जल। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है 5 जल, इसको हम पढ़ते हैं। शब्दावली। थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता होता है। जल यानी जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। यानी जल का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में क्या क्या चित्र बनते हैं? यानी आप हैं वो नदी, जल प्रताप, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। यानी जब बारिश आती है और जो पानी इकट्ठा होता है गड्ढों में, तो जो बच्चे हैं वो उसके ऊपर जो कागज की नाव है वो तैरा कर बहुत ही खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। जिस प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। चित्र संख्या 5.1 यानी इसमें आप देख सकते हो कि जो जल भरा हुआ है गड्ढे में, ये वाष्पीकरण के रूप में ऊपर है वो चला जाता है, फिर ये बादलों का रूप ले लेता है, संघनन। फिर है वर्षण, यानी ये फिर वर्षा करता है, और यह है वाह। तो इस तरह से जो हमारा जल है वो ऊपर उठता है वाष्पीकरण के रूप में, फिर यह संघनन के रूप में बादलों का रूप ले लेता है और यह बादल फिर वर्षण करते हैं यानी वर्षा करते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड व खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। थलशाला क्या है? तो एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत यानी इसके बाद उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ये आप जो चित्र देख रहे हो, चित्र 5.2 यानी विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ, यानी इनमें आपको समुद्र और झीलें एवं नदियाँ हैं वो कहाँ कहाँ हैं ये आपको दिखाई देगी। तो जैसे दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, और नाइजर नदी अफ्रीका में है, नील नदी है अफ्रीका में, विक्टोरिया झील है, कांगा नदी है, और इसी तरह से दनुबी नदी, काला सागर, केशियान सागर ये एशिया में है, हांगही, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी ये सब एशिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग नदी, और इसी तरह से जो उत्तरी अमेरिका है इसमें साल्ट लेक सिटी, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील। क्या आप जानते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब है जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का जो प्रतिशत दिया गया है वो इस प्रकार है। यानी महासागर 97.3,
बर्फ क्षेत्र 0.0, भूमिगत जल है 0.68, झीलों का अलवण जल है 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जिसका है 0.009, वायुमंडल है 0.0019, नदियां हैं 0.0001। तो इस तरह से हुआ हमारा ये 100% जल। अब क्या आप जानते हैं कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। तो साधारणतः क्रियाकलाप द्वारा जल के विवरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप ये है 2 लीटर जल लें। मान लें ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, यानी आपको 2 लीटर जल लेना है और मान लेना है कि ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, और बर्तन में 2 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हो अलवण जल का वितरण कैसे हो रहा है, यानी 1 बूंद बराबर नदियाँ, 1.5 चम्मच अलवण जल की झीलें, 2 चम्मच भोजमल, 9 चम्मच बराबर बर्फ क्षेत्र। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, यानी हम सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। जल है वो जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं होता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां समझाइए। क है अपने घर में और स्कूल में। महासागरीय परिसंचरण, तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने में कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। आप चित्र पॉइंट 5.3 यानी ये प्रशांत महासागर की इमेज है जिसे आप देख सकते हो। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही तेज बड़ी होती जाती है। फिर है तरंगे। तो समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? तो यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि जैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। आप चित्र 5.4 में देख सकते हो कि जो हमारी तरंगे हैं वो किस तरह से ऊपर उठती है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या आप जानते हैं कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्री तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्री नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में
सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रयी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक स्थापित हो गया और नीचे की दशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किमी घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इतरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप की अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700-900 किमी घंटे से 70 किमी घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किमी तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तो आप इस चित्र में देख सकते हो तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, यानी किस तरह से विनाश हुआ था। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह जिले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक बड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। लघु ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकृषित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं यानी उठते हैं। उस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। यानी वृहद ज्वार भाटा यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य यानी तीनों एक सीध में होते हैं तब ये वृहद ज्वार भाटा आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
महासागरीय धाराएं। अब क्रियाकलाप, एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें, बाल्टी के एक ओर निमज्जन छोड़ छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च आकांक्षों, उष्णकटिबंधीय निम्न आकांक्षों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं और गर्म धाराओं से इसलिए सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यह है महासागरीय धाराएं, यानी चित्र 5.6 में आप देख सकते हो महासागरीय धाराएं, यानी शीत धारा, कोशन धारा। ये हैं दक्षिण महासागर में। दक्षिण अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी है? पश्चिमी वायु अपवाह है, इस तरह से। प्रशांत अटलांटिक महासागर में गाल्फ स्ट्रीम है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। प्रशांत महासागर में है उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी प्रशांत अपवाह है, तो इस तरह से ये महासागरीय धाराएं हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसकी फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा है वो उत्पन्न होती है। तो इसके ये प्रश्न है छोटे छोटे कि वृषण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो आप हैं वो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप खुद है वो स्वयं करें। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चनों को आपको हल करवा दूंगी। तो गाइज अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।